Hello everyone, I'm Kunal Upadhyay, your mentor for UGC NET English examination. So, previous lecture में हमने discuss किया था about Anglo-Saxon age and for this lecture we are covering Norman age, right? So, who were Normans? So, Normans were basically Vikings. मैंने क्या लिखा नहीं है क्या ये बात लिखी है Normans are Vikings. Who were Vikings? जो लोग मार कूट करते थे for their living एंड जो लोग हमला करते थे दूसरे देशों पर बस अपने पेट पालने के लिए उनको हम वाइकिंग बोलते थे। आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स सुना होगा वाइकिंग बहुत ज्यादा। आप लोगों ने गेम खेला होगा वाइकिंग राइज। तो इसमें वाइकिंग्स आते हैं, राइट। तो ये जो वाइकिंग्स थे ना, ये फ्रांस में चले गए थे, फ्रांस में जाकर रहने लगे थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि फ्रांस के लोग क्यों इनको अपनाएंगे, राइट। तो वाइकिंग्स जो थे उन्होंने फिर जब देखा कि एंग्लो और सेक्शंस का जो रूल है, जो राज है, वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, सो उन्होंने क्या किया कि इन्वेड कर दिया इंग्लैंड को। तो स्टार्टिंग ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, राइट। सो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इज कंसिडर्ड एज हेडिंग टू मिडिल इंग्लिश पीरियड की तरफ बढ़ने लग गए थे, राइट। इस पीरियड में कल्चरल चेंज हुए, इस पीरियड में लिंग्विस्टिक चेंज हुए, इस पीरियड में लिटरेरी टर्म्स फॉर्मेशन हुए, लिटरेरी टर्म का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो हुआ क्या था ना, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो ये थे वाइकिंग्स के राजा, यानी कि ये नॉर्मन के राजा थे। ड्यूक विलियम ऑफ नॉर्मेंडी। अच्छा, ड्यूक जैसे ड्यूक हो गया, आपका किंग हो गया, आपका अ, ये सारे वर्ड्स किंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ड्यूक विलियम ऑफ नॉर्मेंडी जो कि राजा थे वाइकिंग्स के, यानी कि नॉर्मन के राजा थे। एंड इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमला बोल दिया किस पे, इंग्लैंड पे। इंग्लैंड में उस टाइम पे राजा थे एडवर्ड, जो कि एंग्लोस के राजा थे, राइट। तो एडवर्ड द कॉन्फेसर बोलते हैं इनको। तो एडवर्ड राजा थे। अब इनके ऊपर क्या आफत आई एडवर्ड के ऊपर, अब देखिए। एडवर्ड जो थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होते ही, जैसे उनकी डेथ हुई वैसे ही नॉर्मन्स ने कॉन्क्वेस्ट कर दिया। नॉर्मन्स ने सोचा कि अब इंग्लैंड हमारा है। बट एडवर्ड की एक खास काउंसलर थे जिनका नाम था हेरोल्ड गॉडविंसन। तो ये हेरोल्ड गॉडविंसन ने क्या किया कि थ्रोन रोक लिया, थ्रोन को सीज कर दिया कि थ्रोन कहीं नहीं जाएगा इंग्लैंड का। ये सोच रहे थे कि थ्रोन इन्हीं को मिलेगा, हेरोल्ड गॉडविंसन को, राइट। बट हुआ इसका उल्टा। क्या होता है कि इंग्लैंड पे सबसे पहले तो हारोल्ड हराडा, ये किंग थे। तो इन्होंने हमला कर दिया हेरोल्ड पे, राइट। हेरोल्ड पे हमला कर दिया, नहीं, इंग्लैंड पे पहले इन्होंने हमला कर दिया। ऑल्दो हेरोल्ड जीत गए थे, विक्ट्री हो गई थी इंग्लैंड की, और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ स्टैनफोर्ड, राइट, जिसमें इंग्लैंड जीता था। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर वॉर होगी तो आर्मी अपने आप ही कमजोर होगी, भले ही आप जीते हैं बट तब भी आर्मी कमजोर होनी ही है। तो इसी बात का फायदा उठा के इस ड्यूक विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ने क्या किया कि हमला कर दिया हेरोल्ड पे। एंड बैटल ऑफ हास्टिंग्स हुई, बहुत फेमस बैटल ये भी। बैटल ऑफ हास्टिंग्स हुई एंड इंग्लैंड थ्रोन हार गया। सो हेंस जो पावर थी वो एंग्लो सेक्शन से नॉर्मन्स में शिफ्ट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा और। तो जो नॉर्मन्स लोग थे ना, वो फ्रेंच बोलते थे। अब उनसे अच्छे से फ्रेंच तो बोली जाती नहीं थी, तो जो वो फ्रेंच बोलते थे वो थी नॉर्मन फ्रेंच, राइट। एंड ये जो नॉर्मन फ्रेंच थी ना, ये एंग्लो नॉर्मन्स में कन्वर्ट हो गई, यानी कि एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि जब इंग्लैंड में आप हैं, मान लीजिए आपका राज था 100 साल, 200 साल, बहुत लंबा रास्ता आपका। तो जो लैंग्वेज आपने इंट्रोड्यूस करी होगी, यानी कि अगर आपने एंग्लो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है, तो लोग जो है वो इंग्लिश ही बोलेंगे। एंड सडनली कोई बाहर से आकर बोलता है कि हमें फ्रेंच चाहिए यहाँ पे, तो आधी इंग्लिश आधी फ्रेंच, ऐसे बोला जाता था उस टाइम पे, राइट। एलीट लोग और कोर्ट्स में बस वो चलती थी, फ्रेंच चलती थी, नॉर्मल फ्रेंच चलती थी। स्टिल चर्चेस में स्टिल लैटिन का बोलबाला था। तो ये लैंग्वेजेस के बारे में था थोड़ा सा, ये थोड़ी सी ओवरऑल हिस्ट्री थी। इस टाइम पर आर्थरियन लेजेंड्स, जो उससे पहले मैंने किंग आर्थर पढ़ाए थे आपको फर्स्ट लेक्चर में, तो उनकी कहानियां बहुत फेमस थी। आर्थर को हीरो माना जाता था, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ शिवेलरी बहुत फेमस था।
शिवेलरी पिछली वीडियो में पढ़ाया था मैंने, इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ। शिवेलरी वो चीज होती है कि आपको मैनर्स कितने हैं, आप एक जगह के नाइट हैं, ये वाला नाइट, यानी कि वॉरियर हैं आप। अगर आप वॉरियर हैं तो आप में शिवेलरी वाली क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो शिवेलरी का मतलब है आप सबको अच्छे से ट्रीट करें, आप एट एनी कॉस्ट हेल्प करें हर एक बंदे की। आप जो राजा की वाइफ्स हैं उनको, उनकी हेल्प करें, क्योंकि राजा तो बिजी होते थे, तो उनको एंटरटेन करें। तो काम होता है शिवेलरी, वो शिवेलरस लोगों का, राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ शिवेलरी। और हीरोइक आइडियल्स और कोर्टली मैनर्स, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे उस टाइम के। अब हम पढ़ते हैं, ये तो देखिए ये तो आपको बस एक ओवरव्यू देने के लिए था, बट जो मेन हमें पढ़ना है वो उसका लिटरेचर का तो एस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं मिडिल इंग्लिश वर्सेस की। ये कुछ वर्क्स लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, एंड आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। खास करके आपको ये तो पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। द आउल एंड द नाइट एंगल, राइट। इन सबको आप एज अ नॉलेज लीजिए, एंड इसको आप समरी पढ़ लीजिएगा एक बार, 10 मिनट लगते हैं यहाँ पे, ज्यादा नहीं। सबसे पहला है ऑर्नम बाय ऑर्न। ये गॉस्पेल्स है, इंग्लिश वर्ड्स में लिखे गए हैं, राइट। फिर है कर्सर मुंडी, ये जो है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा गया है। अब व्हाट इज ऑक्टोसिलेबिक कपलेट? सिलेबल्स जानते हैं आप? सिलेबल्स जैसे एप्पल, एप्पल है ना, एप्पल, तो 2 या 3 सिलेबल एप्पल में आ रहे हैं। तो सिलेबल वही होते हैं कि जो वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं वो कितनी बार में हम उसको तोड़ सकते हैं बेसिकली, राइट। तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट यानी कि 8 बार सिलेबल्स आ रहे हैं, राइट। क्या लिखूंगा? 8 सिलेबल्स। और कपलेट्स मतलब जोड़े। ठीक है, तो ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा हुआ वर्क है कुरसर मुंडी। इसका क्या काम है? सिग्निफिकेंस ऑफ लिंग्विस्टिक एडेप्टेशंस लर्न फ्रॉम फ्रेंच पोइट्री। तो लिंग्विस्टिक्स के बारे में है थोड़ा सा, नहीं कि लिंग्विस्टिक्स क्यों जरूरी था। जो कि ये जो वर्क है पूरा, ये फ्रेंच पोइट्री से इंस्पायर्ड है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मन्स आ गए हैं रोल में, तो अब जितने भी वर्क्स होंगे वो कुछ ना कुछ फ्रेंच से ही इंस्पायर्ड होंगे, ताकि एट द एंड रोमन्स, सॉरी, नॉर्मन्स खुश हो सके। फिर है द वॉर्केस्टर फ्रेगमेंट्स। ये नई वर्ड्स फॉर्म्स में इमर्जेंस जब हो रहा था तो उसके लिए वर्क लिखा गया है ये। लव रून बाय थॉमस ऑफ हिल्स। अच्छा, थॉमस ऑफ हिल्स लिखा हुआ है। तो हिल्स जगह का नाम है, थॉमस बंदे का नाम है। हेलन ऑफ ट्रॉय, हेलन बंदी का नाम है, लड़की का नाम है, एंड ट्रॉय जो है वो जगह का नाम है। तो जैसे ही ऐसे लिखा होता है तो आप समझ जाइए ये जगह है और ये आदमी है। तो ये क्या है? रोमांटिक थीम का अर्लीस्ट एक्सप्लोरेशन है। कौन सा? लव रून बाय थॉमस ऑफ हेल्स। लास्ट वन इज द आउल एंड द नाइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको पता होना चाहिए लिटरेचर स्टूडेंट्स को। तो ये जो है ना, आपके पीवाईक्यू में भी आ रखा है पहली चीज। ज्यादा नहीं आता पीवाईक्यू में, थोड़ी बहुत चीजें आती है, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ साथ साथ में। तो ये फर्स्ट पोइट्रिक डिबेट है। पीवाईक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पोइट्रिक डिबेट कौन सी है, तो आप मार्क कर देंगे द आउट एंड द राइट एंगल। थोड़े से और वर्क्स बताता हूँ, कुछ और वर्क्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि लेमन्स ब्रुट। लेमन्स ब्रुट जो है ये ब्रिटेन की हिस्ट्री को डिफाइन करता है, राइट। लेमन्स ब्रुट नाम है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ये जो है ये भी वर्क इंस्पायर्ड है फ्रॉम वेस रोमन डी ब्रुट से, ठीक। एंड दूसरा वर्क है पेशेंट प्योरिटी एंड पर्ल। ये जो वर्क है ना, ये मोरल एंड रिलीजियस पोइट्री के लिए है, राइट। सर गैवन एंड द ग्रीन नाइट, ये जो वर्क है, अब नाइट आ गया तो नाइट का मतलब ऑब्वियसली शिवलिक आइडियाज पर है, ठीक। नाइट का मतलब ऑटोमेटिकली शिवलिक आइडियाज। कुछ प्रोज के बारे में बताया था आपको। ट्रिक ऑफ कॉन्शियंस, जो कि लिखी गई है बाय माइकल ऑफ नॉर्थगेट में ने। ट्रिक ऑफ कॉन्शियंस तो हम बोलते हैं इसको, असली नाम इसका ये है, ये आयन बाइट ऑफ इन्वेट करके असली नाम है इसका, राइट। दोनों में से कोई भी नाम आ जाएगा, आप लोग इजीली मार्क कर देंगे। देन ये चांसन्स डी गेस्ट, ये हीरोइक टेल्स है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी मैंने बताए हैं, कोई हिस्ट्री के बारे में है, कोई रिलीजियस है, मॉरल एंड रिलीजियस है, कोई शिवैल्रिक आइडियाज के बारे में है, कोई हीरोइक पोइट्री के बारे में है, राइट। अच्छा, ये एंटन राइवल जो है ना,
इसके बारे में मैंने बताया नहीं आपको। एंकल ड्राइवर जो है ये नन्स होती है, नन्स जो हमारी फिल्म मूवीज में हमें नन्स दिखती हैं, एंक्रेसेस बोलते हैं इनको। जो नन्स होती है ना, उनको एंक्रेसेस बोलते हैं। तो ये नन्स के ऊपर है कि कैसे एक औरत जो है या फिर एक लड़की जो है दुनिया को त्यागती है। क्यों त्यागती है? ताकि वो स्कूल जा सके, स्पेशल वाला स्कूल जो होता है, नन्स का जो स्कूल होता है, वहां जाकर नन बन सके। वो सारी चीजों को त्याग देती है, अपनी सारे सुख को, दुख को, सब कुछ को खत्म करके एट द एंड उसको नन बनना पड़ता है। तो नन बनने की कहानी बताई गई है इसमें, एंकन राइवल में, राइट। तो उसके बाद दो टॉपिक और बच रहे हैं इस लेक्चर में, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ टॉपिक्स बचे हैं, एक दो, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जीन बॉर्डल। जीन बॉर्डल एक बहुत फेमस फ्रेंच पोएट रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया ना कि जो ये वर्क्स थे नॉर्मल एज के, इनको क्लासिफाई कर दिया। क्यों क्लासिफाई कर दिया? क्योंकि मैंने आपको उससे पहले ही बताया कि जो वर्क्स है ना, वो कोई हीरोइक है, कोई शिवैल्रिक आइडियाज में है, कोई हिस्ट्री में है, कोई कोई रिलीजन में है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था, तो उन्होंने सिंपल कर दिया। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, द मैटर ऑफ फ्रांस। तो वो किंग एंड इट्स नाइट, जो फ्रांस का मैटर है ना, उसको उसने हीरोइक पोइट्री, शिवैल्रिक आइडियाज में डिस्कस कर दिया, राइट। और मैटर ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का मैटर है, अब द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ब्रिटेन माना जाता है आर्थर को। तो उन्होंने आर्थरियन स्टोरीज डिस्कस करी इस वाले मैटर में। एंड इधर इसने एक और नाम लिया है, जॉफी, जॉफरी ऑफ मैनमॉर्थ। ये भी एक पोइट है, राइट। जॉफरी ऑफ मैनमॉर्थ के काम से इन्होंने शुरू किया एंड इन्होंने खत्म किया लेमन्स ब्रूट तक। लेमन्स ब्रूट पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको। तो इस टाइम पे मैटर ऑफ ब्रिटेन, यानी कि जितनी भी आर्थर की स्टोरीज हैं, क्योंकि ब्रिटेन के लोग उस टाइम पे आर्थर की स्टोरीज को सुनना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो उनका ग्रेटेस्ट किंग रह चुका है। देन मैटर ऑफ रोम। मैटर ऑफ रोम में कुछ भी नहीं है, बस रोम कैसे ग्रेट है वो बताया गया है, ग्रेटनेस ऑफ रोम, राइट। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोमांटिक आइडियल्स की राइज की। रोमांटिक का मतलब वो नहीं होता है कि जैसे आजकल की मूवीज में रोमांस होता है। रोमांटिक इज समहाउ कनेक्टेड विद ओल्ड रोम आइडियल्स, राइट। तो रोमांटिक आइडियल्स का राइज कैसे हुआ? लव एज अ सर्विस। लव एज अ सर्विस यानी कि बाबा मैं बता रहा हूँ, जो किंग है, किंग बहुत बिजी रहते हैं। किंग के बिजी रहने पे जो नाइट्स है वो उनकी वाइफ्स को सर्विसेज देते हैं, लव सर्विसेज। तो लव एज अ सर्विस, राइट। दूसरी चीज क्या है? नाइट्स एंड देयर मैरिजेस। तो नाइट्स जो होते थे ना, जब लड़ाई होने वाली होती थी, वॉर होने वाली होती थी, तो नाइट्स की शादी करा दी जाती थी। क्यों शादी करा दी जाती थी? ताकि नाइट्स को ये लगे कि हाँ, मुझे वापस आना है, इस लड़ाई से मुझे जीत के वापस आना है, जिंदा वापस आना है। क्यों वापस आना है? क्योंकि मेरी वाइफ जो है मेरा घर पे इंतजार कर रही है। तो एक सेंस क्रिएट करने के लिए नाइट्स की शादी करा दी जाती थी। ठीक है। दो टर्म्स में आपको और बता देता हूँ। एक टर्म है क्रूसेड्स। कभी कभी आ जाता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्रूसेड्स का मतलब है रिलीजियस वॉर्स। उस टाइम पर ऑटोमन एम्पायर थी ना, तो इस्लामिक थी ऑटोमन एम्पायर, एंड क्रिश्चियन एम्पायर जो ब्रिटेन था। तो इनके बीच में भी लड़ाई होती रहती थी, रिलीजियस वॉर्स होती रहती थी। देन फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म पिछली बार बताया था, इस बार बता देता हूँ। फ्यूडलिज्म है रोल्स या फिर लैंड राइट्स। जैसे कि एक घर है, एक घर में चार पांच लोग हैं, उनके बीच में लैंड को लेकर लड़ाई है। इतना लैंड मेरा है, इतना लैंड मेरा है, इतना हक मेरा है, जमीन पे इतना हक मेरा है। तो वही चीज नाइट्स के बीच में, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के बीच में, क्लर्जीमैन्स के बीच में। क्लर्जीमैन्स बहुत लूटते थे लोगों को, मतलब धर्म के नाम पर। तो इन लोगों के बीच में लैंड के लेकर विवाद होते रहते थे, जिसको हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं। कुछ बोलते थे कि इस जगह से इस जगह तक मेरी पावर चलेगी, इस जगह से इस जगह तक मेरी पावर चलेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। दो चीजें और हैं। नाइट, नाइट का मतलब मैं बता चुका हूँ, वॉरियर है। और शिवेलरी का मतलब मैं चार बार बता चुका हूँ। ठीक। तो इतना ही था नॉर्मन एज या फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। इस टॉपिक से भी ज्यादा नहीं आता है नेट में। बस हाँ, इसलिए पढ़ाया जाता है आपको, ताकि आपका बेस क्लियर रहे, आपको पता चले कि चीजें आ कहाँ से रही है। अगर आप लाइन से रट्टा मारने जाएंगे ना, आपसे नहीं होगा नेट क्लियर, अगले 7 जन्म में नहीं होगा, साफ बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है कि बस पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, एज अ स्टोरी पढ़ना है इन सब चीजों को, और इतने सिंपल टर्म्स में और कोई नहीं समझा सकता मेरे अलावा, राइट। समरी की बात कर लेते हैं। समरी क्या है, क्या क्या पढ़ा?
सो हम समरी देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पढ़ा, हमने वाइकिंग्स के बारे में पढ़ा, हमने प्रोज पोइट्री पढ़ा। इस एज का मतलब ना, चार टर्म्स बताया मैंने आपको, यानी क्रूसेड्स, फ्यूडलिज्म, नाइट्स एंड शिवेलरी। चार टर्म्स पढ़े। जीन बॉर्डर पढ़ा हमने। जीन बॉर्डर के तीन मेटल्स इंपॉर्टेंट है: मेटल ऑफ फ्रांस, मेटल ऑफ ब्रिटेन, मेटल ऑफ रोम। फिर हमने पढ़ा लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स के बारे में, कि पहले एंग्लो सेक्शन बोली जाती थी, एंग्लो यानी कि इंग्लिश बोली जाती थी, बट उसके बाद एंग्लो फ्रेंच बोलने लगे लोग, यानी इंग्लिश और फ्रेंच का मिक्सचर बोलने लगे। कोर्ट में स्टिल लैटिन ही चल रहा है। ठीक। सो ये सब था आज के लेक्चर में, दैट इज नॉर्मन एज। अगले लेक्चर में हम एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे। उस एज से, एज ऑफ चौसर से इंपॉर्टेंट चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। एज ऑफ चौसर, एलिजाबेथन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रिटिश लिटरेचर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा वो लेक्चर। इस लेक्चर को इधर ही एंड करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस लेक्चर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, या फिर इस लेक्चर के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस डीपी भी मिल जाएगी बेसिकली। सो आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा अपने प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जितना ज़्यादा लिखा जा रहा है उतना सफिशियंट है आपके लिए। उतना ही आप अपनी नोटबुक्स में लिखिए। ज़्यादा नोट्स बनाएंगे तो टाइम वैसे ही हमारे पास बहुत कम है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए ऐसे ही।